Good morning to everybody. In the last session, we discussed 25, 27 concepts, basic concepts of the income tax law. In that, we clarified the background clarity that we discussed in the last session. The important thing, it was my previous year and assessment year. Income of the previous year is taxable in the next assessment year. That is our basic clarity. My previous year in the examination hall would be 21-22. An assessment year would be next year 22-23. So general statement is income of the previous year is taxable in the assessment year. Income of the previous year is taxable in the assessment year. That is a general statement. However, there are 5 exceptions to this rule. Normal statement, general statement throughout the income tax law, it is previous year की income है वो assessment year में taxable है. That is a general statement. 21-22 की income है वो 22-23 में taxable है. That is a general statement. But in few cases, in 5 cases, income of the previous year is taxable in the previous year itself, not in the assessment year. Income of the previous year would be taxable. एक मिनट बेटा, हाँ, yeah. Income of the previous year would be taxable in the previous year itself in 5 cases. क्यों ऐसा गवर्नमेंट ने किया? यहाँ देखो, previous year की income है वो next year में taxable करना है. That is a general rule and that should be there throughout the income tax law. But government ने 5 cases में government को doubtful लगा collection में कि ये बंदा अगर करंट ईयर में उसने इनकम अर्न किया, करंट ईयर में उसके पास से टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे तो ये बंदा नेक्स्ट ईयर में टैक्स नहीं भरेगा. यहाँ टैक्स कलेक्शन जोखिम में है in the next year. In that case, government has preponed the tax liability, preponed the tax collection. Next year में नहीं, करंट ईयर की इनकम है तो करंट ईयर में टैक्सेबल करेंगे. 5 केसेस, एक्सेप्ट 5 केसेस, 5 केसेस छोड़ दो, उसके सिवा पूरे इनकम टैक्स लॉ में एक ही रूल प्रिवेल करता है, करंट ईयर की इनकम है वो नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल है. क्लियर? तो हमको 2 पार्ट में ऐसा याद रखने का कि सर 5 एक्सेप्शन में कवर्ड है या अदर्स है. 5 एक्सेप्शन तो प्रीवियस ईयर की इनकम है वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल है. And other than 5 exception, in all cases, entire market, previous year की income है वो next year में taxable है. Clear? Yeah. In 5 cases, I can deliver this statement. Previous year and assessment year both are the same. Hello. Yeah. In these 5 cases, previous year and assessment year both will remain same. क्यों? जिस साल में आपने income earn किया वही साल में taxable होगा. तो जो साल में income earn होता है that is called previous year. जो साल में इनकम टैक्सेबल होता है दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर. एंड यहां तो सर एक ही साल है 20-21. अगर 20-21 में आपने इनकम अर्न किया है मीनिंग देयरबाय 20-21 दैट वुड बी योर प्रीवियस ईयर एंड दैट वुड बी योर असेसमेंट ईयर फॉर दैट इनकम इटसेल्फ. क्लियर? या तो 5 केसेस कौन से है ऐसे? नंबर 1, शिपिंग बिजनेस ऑफ द एनआरआई. शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआरआई. अगर कोई एनआरआई भुरिया, एनआरआई मींस भुरिया, अगर वो इंडिया में आता है शिप लेके शिप मींस वो ऑटो रिक्शा जिसे आती है ना शिप, या वो समंदर में चलती है, वो शिप लेके अगर इंडिया में आता है, इंडियन पोर्ट से वो कार्गो उठाता है या तो पैसेंजर उठाता है. एवरीबॉडी, जब मैं डिस्कशन करूं तब कोई किसी का फोकस कोई जगह पे ना हो प्लीज. एनआरआई कम्स टू इंडिया विद शिप. इंडियन पोर्ट से वो कार्गो या तो पैसेंजर उठाते हैं, कार्गो या तो पैसेंजर, कार्गो मींस गुड्स या तो पैसेंजर शिप में लोड किया जाएगा. उसके लिए वो रेंट चार्ज करेंगे क्योंकि उसका बिजनेस है शिपिंग बिजनेस. इंडियन पोर्ट से समझ लो जर्मनी ले जाना, इंडियन पोर्ट से यूएस ले जाना गुड्स, तो वो लोग उसके लिए फ्रेट चार्ज करेंगे. या तो उससे इंडियन पोर्ट से जो भी उठाया पैसेंजर एंड कार्गो, जो टोटल फ्रेट आया उसका टोटल फ्रेट, आपको भली बात ही पता है इनकम टैक्स लॉ में द टोटल ग्रॉस रेवेन्यू इज नॉट टैक्सेबल, नेट प्रॉफिट इज टैक्सेबल बिकॉज नॉट नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू माय इनकम. मैंने आपको डे 1 पे भी पढ़ाया इनकम टैक्स लॉ में
इट इज अ टैक्स ऑन इनकम, इनकम इज नेट प्रॉफिट, यस और नो? तो उससे समझ लो 100 रुपीज फ्रेट कलेक्ट किया, 100 रुपीज फ्रेट उसको मिला एक कार्गो का, तो 100 रुपीज इज नॉट टैक्सेबल, 100 रुपीज तो उसका सेल्स हुआ, सेल्स। उसके लिए कितना टैक्सेबल होना चाहिए? तो सर ऑल एक्सपेंसेस आर डिडक्टिबल, पेट्रोल ने, डीजल ने, जो भी खर्चा है, डेप्रिसिएशन ने, उसका शिप का स्टाफ ने, सब कुछ डिडक्टिबल। फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज टैक्सेबल, यस और नो? ऐसा होना चाहिए। मगर गवर्नमेंट ने यहाँ गोला मेथड सेट कर दी, क्या क्या कि डोंट वरी, अगर वो इंडियन पोर्ट पे वो आया है, कार्गो एंड पैसेंजर यहां से उठाया, इन दैट केस उसको जो भी फ्रेट मिला, कितना फ्रेट मिला? 100 रुपीज, उसका 7.5% वुड बी ट्रीटेड एज नेट प्रॉफिट। कितना? 7.5% shall be treated as net profit, मतलब 92.5% is a deemed expenditure। क्या बोलेंगे उसको? deemed, मान लेने का। 92.5% is an expenditure, 7.5% is a net profit, बस 7.5 it is a net profit, उस पे टैक्स भर दो। नॉर्मली फॉरेन कंपनी है, एनआरआई है, तो 40% टैक्स लायबिलिटी है, कितनी? 40%। तो उसका 7.5 रुपीज जो नेट प्रॉफिट आया, उस पे 40% टैक्स भर दो, जो भी आता है, जितना भी आता है, समझ लो 7.5 का अगर आप 40 करोगे तो 3 रुपीज के आसपास आएगा, तो 3 रुपीज वो बंदे को टैक्स भरना पड़ेगा। पहले यहां टैक्स भर दो, बाद में यहां से शिप निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये शिप लेके जा रहा है भुरिया, वो थोड़ा भुरिया वापस आएगा, किसको पता यहाँ आएगा नहीं आएगा, कोरोना होगा क्या होगा, किसी को भी पता नहीं। हमारे लोग जा रहे हैं, वो भी वापस नहीं आ रहे, मान लिया या? माय क्वेश्चन इज ये तो भुरिया है, तो उसके पीछे थोड़ी हमारी गवर्नमेंट जाएगी, और उसके पीछे वहां हमारी गवर्नमेंट जाएगी तो वो थोड़ा टैक्स देंगे, वो कुछ और देंगे वहां अगर जाएंगे तो, या? तो माय क्वेश्चन इज टैक्स कलेक्शन। अगर भुरिया को ऐसे बोला कि हम काफी अच्छे लोग हैं, भुरिया ऐसा बोलता है कि सर हमारी करंट ईयर की इनकम हुई, आज कौन सा डे है? 16th ऑफ द जुलाई 22, यस और नो? कौन सा प्रीवियस ईयर में आज का डेटा था? 22-23, वो तो पता चलता है ना, अप्रैल टू मार्च के बीच में आता है 22-23 में। आज वो शिप लेके यहाँ से अगर जाना का प्लान कर रहा है, तो आज 22-23 में ये डेटा आ रही है, तो किस साल में उसने इनकम अर्न किया? 22-23, तो 22-23 इज प्रीवियस ईयर, एंड 22-23 शैल बी द असेसमेंट ईयर एज वेल। अब भी टैक्स भरना है, अब भी टैक्स कैलकुलेट कर लो, पहले टैक्स भर दो, आपको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाए, बाद में आपकी शिप यहां से निकल सकती है। क्लियर? या तो फर्स्ट एक्सेप्शन वुड बी इन केस ऑफ द शिपिंग कंपनी, शिपिंग बिजनेस ऑफ द एनआरआई, शिपिंग बिजनेस ऑफ द एनआरआई, एनआरआई वाले के लिए ही ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। क्लियर? यू मस्ट बी एनआरआई। एनआरआई क्या है मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ाऊंगा, अभी आप इतना मान लो वो भुरिया, यू मस्ट बी द भुरिया एनआरआई, यू मस्ट बी हैविंग अ शिपिंग बिजनेस। आपकी शिपिंग बिजनेस होना चाहिए, आपने शिप खुद की है या तो आपने किसी के पास से रेंट पे लिया, डजंट मैटर, आपका बिजनेस शिपिंग बिजनेस है। आपने इंडियन पोर्ट से कार्गो या तो पैसेंजर उठाया, तो जो भी फ्रेट मिला उसका कितना परसेंट नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे? 7.5%, और उस पर टैक्स पे कर दो। टैक्स पे कर दो या तो टैक्स पेमेंट का अरेंजमेंट कर दो। समझ लो वो भुरिया को बहुत जल्दी है जाने की, अभी टैक्स नहीं पे किया तो वो एजेंट यहाँ अपॉइंट कर देगा, इंडिया में एजेंट अपॉइंट कर दो, उसको अथॉरिटी दे दो, उसको लायबिलिटी दे दो, आपको 30 दिन में यहाँ टैक्स भर देगा। हेलो, हो गया बंद? बोलते बंद? Now come to the point. In this case, तो भुरिया को दो में से एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। नंबर 1, इधर he has to pay the tax before leaving the India, before departure, and number 2, or he has to make the proper arrangement in India to make the tax payment within 30 days। अगर वो यहाँ एजेंट अपॉइंट करेगा 30 दिन में पेमेंट करने के लिए, वो प्रॉपर अरेंजमेंट करेगा, तो भी भुरिया की शिप जाएगी। या तो इन दिस केस लेसन इज व्हाट लेसन वी लर्न? सर जिस साल में इनकम अर्न किया वही साल में टैक्सेबल हुआ, जिस साल मेरा प्रीवियस ईयर है वही मेरा असेसमेंट ईयर बन गया। प्रीवियस ईयर मींस द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, एंड असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज टैक्स। यहाँ सर दोनों चीज एक ही साल में हुआ, इनकम अर्न भी वही साल में हुआ, इनकम टैक्स भी वही साल में हुआ। क्लियर? तो दैट इज माय फर्स्ट एक्सेप्शन टू दिस रूल। एक्सेप्शन नंबर 2, if any Indian citizen living India permanently, अगर समझ लो आप
आज तक इंडिया में थे, आज आपका वीजा है, आज आप जा रहे हो, इंडिया छोड़ के जा रहे हो, आपका प्लानिंग है परमानेंटली आप जा रहे हो, 4-5 साल के लिए जा रहे हो या तो 10 साल के लिए जा रहे हो, या तो समझ लो अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चलता है कि आप जा रहे हो, इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चलता है कि आप जा रहे हो, परमानेंटली शिफ्ट कर रहे हो यहां से, तो समझ लो आज कौन सी डेट है, 16 जुलाई, तो करंट ईयर में 22-23 है, आपने 1 अप्रैल से लेके 16 जुलाई तक इनकम अर्न किया इंडिया में, 1 अप्रैल से लेके 16 जुलाई तक आपने इंडिया में इनकम अर्न किया, 1 अप्रैल टू 16 जुलाई, वो तो अब इंडिया छोड़ के जा रहे हो, ये करंट प्रीवियस ईयर की इनकम है 22-23 की, उसका असेसमेंट ईयर 23-24 है, तो नेक्स्ट ईयर में तो आप तो यहां हो नहीं, तो कौन टैक्स भरेगा आपका, समझ लो 1 अप्रैल टू 16 जुलाई तक आपने 10 करोड़ इनकम अर्न किया इंडिया में, 10 करोड़ रुपीस इनकम अर्न किया, 22-23 प्रीवियस ईयर इनकम इज ऑन, अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आपकी इनकम, आप तो बोलते हो सर मैंने तो नेक्स्ट ईयर में इनकम टैक्सेबल है, नेक्स्ट ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर, आप तो जा रहे हो परमानेंटली इंडिया छोड़कर, इन दैट केस इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी इनकम करंट ईयर में टैक्सेबल करेंगे, 22-23 में आपने इनकम अर्न किया है, 22-23 में ही वो टैक्सेबल होगा, अभी पहले टैक्स कैलकुलेट करो, टैक्स भर दो, टैक्स क्लियरेंस मिले, बाद में आप बाहर जा सकते हो, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चलता है तो, अदरवाइज चले जाने का। हेलो, इससे तो 1% केसेस में पता चलता होगा, जहां तक मैं मानता हूं, हम थोड़ा इनकम टैक्स वाले को बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, नो 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 नो, हम वहां पहुंच के बाद में फोन करते हैं, हम पहुंच गए। माय क्वेश्चन इज, क्या अगर कोई भी आपका समझ लो असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कोई ऐसा कागज आया और इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चलता है, then and then only this exception would be applicable. What is the what was the first exception? Shipping business of NRI. Second exception, Indian citizen living India permanently. अगर आप लॉन्ग इंटेंशन के लिए जा रहे हो तो, अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, ट्रिप के लिए, बिजनेस ट्रिप के लिए, तो टैक्सेबल नहीं करेगा। हेलो, मैं यहाँ जर्मनी जा रहा हूँ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो इनकम टैक्स वाले मुझे वहां पोर्ट पे रोक नहीं सकते, एयरपोर्ट पे, तो सर रुक जाओ, टैक्स भर दो, अभी क्या भर दे दो, सब नेक्स्ट वीक में मैं वापस आने वाला हूं, ये देखना वीजा ही 1 वीक का है। हेलो, तो माय क्वेश्चन इज, इन दैट केस आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि इसे तो हर रोज काफी बिजनेसमैन जा रहे हैं परमानेंटली। अगर आप जा रहे हो, इफ द इंटेंशन इज टू लीव द इंडिया परमानेंटली, in that case this provision would be applicable, this exception would be applicable. That is my second exception. Exception number 3, any AOP or BOI, AOP क्या था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, 7 में से कोई 2 पर्सन का मिक्स, but there is no partnership deed, that is called AOP. And BOI means दो इंडिविजुअल, 2 या तो उससे ज्यादा इंडिविजुअल का मिक्स, and there is no partnership deed, that is called BOI. प्रैक्टिकली इट इज एज गुड एज पार्टनरशिप फर्म, बट इनकम टैक्स लॉ में उसको हम डिवाइड करेंगे। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होती है, एओपी में, बीओए में देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अगर 2 पर्सन साथ में मिला, इट इज एओपी, 2 बॉडी ऑफ इंडिविजुअल साथ में मिला, दैट इज कॉल्ड बीओए। बीओए का मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, समझ लो पापा का बिजनेस था, वेल सेटल बिजनेस था, पापा का 2 सन थे, एक डॉटर थी, 3 लोग थे पीछे, पापा का डेथ हो गया, और तीन जो ये लोग है उसके वारसदार है, वो तीन के नाम पे बिजनेस है, अब तीन साथ में बिजनेस चला रहा है, एंड देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है, दिस वुड बी ट्रीटेड एज बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तीन इंडिविजुअल है, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, दिस शैल बी ट्रीटेड एज बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर? यस। अगर ये तीनों पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं तो इट बिकम्स अ पार्टनरशिप फर्म, दैट्स इट। क्लियर? या, नाउ कम टू द पॉइंट, यहां फॉरगेट इट। एनी एओपी और बीओआई, फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनाया है फॉर्म, यानी एओपी और बीओआई, फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। समझ लो नवरात्रि गरबा ये दोनों ने साथ में मिलकर किया, इस बार कारेली बाग में गरबा हम करेंगे, ये 2 लोग ने साथ में मिलकर एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बीओआई बनाया, 9 डेज के लिए, गरबा के लिए ही हम साथ में है, गरबा खत्म में सब कुछ खत्म, क्या गरबा में जो भी रेवेन्यू आएगी, जो भी प्रॉफिट बचेगा, हम दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये दोनों ने इस तरह से प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया। गरबा समझ लो करंट ईयर में आ रहा है, 22-23 में अभी आएगा, 22-23 में गरबा आएगा, 22-23 में उसकी इनकम जनरेट हुआ है 9 डेज में, इट इज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, यस और नो? या अगर ये 22-23 की इनकम अगर रेगुलरली मैं टैक्सेबल करूं तो कब टैक्सेबल होगा, 23-24 में। मगर नेक्स्ट ईयर में तो ये दोनों कहां होंगे, किसको पता? अगर हो गए तो भी अलग अलग हो गए, अलग अलग सिटी में हो गए, ऐसा थोड़ा फिक्स है कि हर बार ये लोग गरबा करने वाले ही। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चलता है तो ही बात है। इन दैट केस
22-23 की गर्भा की इनकम है वो 22-23 में ही टैक्सेबल होने वाली है। क्लियर? बिकॉज दिस इज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, देयर इज नो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज फॉर्म फॉर जस्ट फॉर 1 वीक। तो दैट इज व्हाई करंट ईयर की जो भी इनकम हुई वो करंट ईयर में टैक्सेबल करना। आपने ये मैंने 3 चीज आपको पढ़ाई, आपको क्या दिखता है? अब पूरा पेट दिखता है या आंख दिख रही है? आंख, वेरी गुड। हेलो, या ये तीनों में से एक ही लाइन जा रही है क्या? अगर नेक्स्ट ईयर में उसको टैक्सेबल करेंगे तो क्या होगा? वो बंदा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन डाउटफुल लग रहा, इसीलिए इट इज प्रीपोन, इट इज प्रीपोन। क्लियर? तो गवर्नमेंट ने इसे मार्केट में से 5 केस फाइन कर लिया, जहां से डाउटफुल है उसमें ही प्रीपोन किया, अदरवाइज तो नॉर्मल रूल एप्लीकेबल। प्रीवियस ईयर की इनकम है दैट वुड बी टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। या, so that is my third line. Fourth, if any person transfer any asset to avoid the tax, to evade the tax, any person transfer any asset, काफी लोग नहीं एसेट ट्रांसफर करते हैं। हेलो, हाँ, या क्या मेरी समझ लो सैलरी इनकम आ रही है, मेरा 30% बास्केट में मेरा टैक्सेबिलिटी है। आज मैं टैक्स रेट भी आपको बढ़ाने वाला हूँ। आपको बेसिक रेट सब भी पता होना चाहिए, आज आपको पता चल जाएगा। लेक्चर में से बाहर निकलोगे उसके पहले इंडिया में क्या क्या टैक्स, किसको लिए क्या रेट है, आज कंप्लीट पता चल जाएगा। यहाँ देखो, मेरी इनकम आ रही है, सैलरी इनकम है। अब मैं नॉर्मली बोलूँ 10 लाख से ऊपर इनकम है तो 30% से टैक्सेबल होगी। समझ लो मेरी 30% में इनकम आ रही है। एवरीबॉडी, फॉर एग्जांपल माय सैलरी इनकम इज 25 लाख रुपीस, तो माय इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट 30%। मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी भी है, एचपी भी है, हाउस प्रॉपर्टी, उसका रेंट मैंने रेंट पे दिया, उसका रेंट भी आ रहा। समझ लो 5 लाख रेंट आ रहा। मेरी टोटल इनकम कितना हुआ? 25 लाख सैलरी है, 5 लाख रेंट आ रहा, कितना? यू टेल मी। वो 5 लाख रेंट आया, वो मेरे हाथ में 30% में टैक्सेबल होगा या 10% में, या तो 20% में? 5 लाख जो रेंट आया, मेरी इनकम कितनी होगी? 30 लाख ने। तो 25 लाख के ऊपर है 30 लाख वाला पोर्शन, तो डेफिनेटली ऊपर वाला पोर्शन है। आपको मैं एक लाइन में बोलूं, 10 लाख के ऊपर वाला पोर्शन जो भी है ना, इट इज टैक्सेबल एट द रेट 30%। मैं 1 मिनट में आपके सामने रखूं, up to 2.5 no tax, up to 2.5 lakh income no tax, 2.5 to 5 lakh, 5 to 10 20%, and more than 10 30%। अगर मेरी सैलरी इनकम ही होती 25 लाख, तो 10 लाख के ऊपर का जो पोर्शन है वो 30% में टैक्सेबल होता। क्लियर? ये 5 लाख रेंट आया और अभी बाकी था, तो रेंट आया 5 लाख, तो 25 लाख के ऊपर के पोर्शन में आएगा रेंट, यस और नो? तो 30% में टैक्सेबल होगा। इट वुड बी टैक्सेबल एट 30% इन माय हैंड। तो लोग बैठे बैठे क्या करेंगे? चाय पीते पीते प्लान करेंगे ना, ये प्रॉपर्टी है ना, उसकी वाइफ को बोलते हैं क्या, चल मैं तेरे को खुश कर देता हूँ, तो क्या ये प्रॉपर्टी तेरे नाम पे ट्रांसफर कर दी, तो वाह वाह बना चाय चल, उसके नाम पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। मगर ये बेटे ने क्या किया? क्या अब क्या होगा? एक हाउस प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया, रेंट उसके नाम पे आएगा, मेरे नाम पे 25 लाख सैलरी आएगा, 25 लाख टैक्सेबल होगा। वो तो ऊपर वाला पोर्शन है 30% में, गुड। वो 5 लाख है, वो उसके हाथ में, हेलो, उसकी कोई इनकम नहीं थी, तो 5 लाख उसके हाथ में, प्रैक्टिकली जीरो टैक्स। हाँ, कितने लोग अग्री है? कितने लोग अग्री है? प्रैक्टिकली जीरो टैक्स। क्यों? यहाँ प्रैक्टिकली अप टू ₹5 लाख देयर इज नो टैक्स, देयर इज नो टैक्स इन इंडिया, जीरो टैक्स आपका आएगा। तो दैट इज द रीजन वो 5 लाख पे आपने जीरो कर दिया, जो 30% में आने वाला था। यहाँ अगर ऐसा कोई आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया टू अवॉइड द टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चला तो ही अब्बे के अब्बे आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, करंट ईयर में ही वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट ईयर में तो किसको पता, वो इनकम टैक्स ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाए। अभी उसको बेचारे को पता चला है, तो अभी उसको टैक्सेबल कर देना चाहिए। दैट इज अ फंडामेंटल रीजन। क्लियर? या, एंड लास्ट, शटिंग डाउन ऑफ द बिजनेस, क्लोजर ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस समझ लो आज बंद हो गया 16 जुलाई पे, बहुत चलता था, धीरे धीरे बंद हो गया। आज आपने कड़क बाजार में से लोग लेके मार दिया। आज बिजनेस बंद हो गया, तो करंट ईयर इज माय 22-23, 1 अप्रैल से 16 जुलाई तक जो इनकम जनरेट हुआ उसका क्या? 1 अप्रैल से 16 जुलाई तक जो इनकम जनरेट हुआ, अगर उसको नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल कर सकते हैं, एंड करंट ईयर में बिजनेस बंद हो गया, तो आप नेक्स्ट ईयर में कहां होगे किसी को भी पता नहीं, आप क्या करते होगे। तो गवर्नमेंट को यहाँ जोखिम लग रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने दोनों ऑप्शन दिया है, एसेसिंग ऑफिसर को, इनकम टैक्स ऑफिसर को। क्या? अगर आपको
करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में टैक्सेबल करना तो भी कर सकते हो, करंट ईयर की इनकम नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल करना तो भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है एओ के पास। पहले 4 केसेस में एओ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन, करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में टैक्सेबल कर दो। 5th केस में असेसिंग ऑफिसर के पास 2 ऑप्शन है, करंट ईयर की इनकम या तो करंट ईयर में टैक्सेबल करो, आपको लगता है कि ये बंदा अपने हाथ में नहीं आएगा तो करंट ईयर में टैक्सेबल कर दो, आपको लगता है बंदा परफेक्ट है तो रेगुलर टैक्सेबल करो। रेगुलर किसको बोलेंगे? करंट ईयर की इनकम वुड बी टैक्सेबल इन दी नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर? या तो these are the 5 exception to this rule. General rule. What is general rule? होना था मूल मुद्दा भूलिए। What is ये किसके एक्सेप्शन है? What is a general rule? है? जनरल रूल क्या है? लाउडली बोलो। प्रीवियस ईयर इनकम वुड बी टैक्सेबल इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, दिस इज जनरल। उसकी ये 5 एक्सेप्शन है। सर ये 5 केसेस में दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा स्टेटमेंट आता है कि प्रीवियस ईयर इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? पार्टली अग्री, पार्टली अग्री क्या कि सर इन रेस्ट ऑफ द केसेस इट इज ऑलवेज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, बट in 5 cases, 5 following cases, income of the previous year would be taxable in the previous year itself, meaning thereby previous year and assessment year both will remain same for that particular income. Clear? Yeah. So these are the 5. चलो एक बार रिपीट किया जाए। 5 क्या है उसका टाइटल तो रिपीट किया जाए। शिपिंग बिजनेस ऑफ इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया परमानेंट, एओपी और बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। 4th, any person transfer any asset to avoid the taxes. And 5th, shutting down of business, closure of the business, winding up of the business. In these 5 cases, government ने प्रीपोन किया, tax liability प्रीपोन किया, tax collection प्रीपोन किया। Clear? Yeah, I hope it is clear to you. So previous year assessment year is cleared, उसके exception भी cleared है। Now, हमने अभी तक क्या क्या देखा? किसी के माइंड में अगर समरी अगर रखनी, माइंड में समरी रखो। पहले मैंने इनकम टैक्स लॉ का बैकग्राउंड पढ़ाया, बाद में मैंने आपको प्रीवियस ईयर पढ़ाया, असेसमेंट ईयर पढ़ाया, उसकी एक्सेप्शन है ये 5 देखे क्या? जनरल रूल के एक्सेप्शन देखे 5, पर्सन की डेफिनेशन देखी, एसएससी की डेफिनेशन देखी, इनकम की डेफिनेशन देखी, एंड जो जनरल कॉन्सेप्ट है 25 जनरल कॉन्सेप्ट उस पर मैंने हाईलाइट किया। अभी तक हमने इतना ही देखा, उससे ज्यादा कुछ नहीं देखा। या नाउ व्हाट आर द टैक्स रेट्स इन इंडिया फॉर डिफरेंट एसएससी? कल मैंने आपको एक क्वेश्चन रखा था आपके सामने, पर्सन की डेफिनेशन में 7 लोग क्यों रखा? पर्सन की डेफिनेशन में 7 लोग क्यों पर्सन को 7 पर्सन में डिवाइड कर दिया? एक ही पर्सन रखते तो नहीं चलता, एनी पर्सन मींस पर्सन। सबको टैक्स रेट अलग अलग रखना, गवर्नमेंट सब पे टैक्स अलग अलग चार्ज करना चाहती है, सबको बेनिफिट अलग अलग देना चाहती है। दैट इज द रीजन 7 पार्ट में डिवाइड किया। चलो एवरीबॉडी, पहले मैं एक स्टॉक में 5 लोग को साथ में खेलता हूं। इट इज इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। ये 5 लोग के लिए देयर आर 3 स्लैब्स, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। एजेपी मींस आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। 5 लोग के लिए, इसमें पार्टनरशिप हम नहीं आया, कंपनी नहीं आया, बी क्लियर। ये 5 लोग के लिए देयर आर 3 स्लैब्स। इफ योर एज, इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, क्या बोलते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन, आपकी एज प्रीवियस ईयर में 80 या तो 80 से ज्यादा है, एंड यू आर रेसिडेंट इन इंडिया। अभी मैं रेसिडेंशियल स्टेटस आपको पढ़ाने वाला हूं। 2 कंडीशन है। क्या 2 कंडीशन है? तो ही आपको 5 लाख का स्लैब का बेनिफिट मिलेगा। क्या 2 कंडीशन है? आपकी एज 80 या तो 80 प्लस है, एंड यू आर रेसिडेंट इन इंडिया। इफ दिस 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यू शैल बी ट्रीटेड एज सुपर सीनियर सिटीजन, एंड योर स्लैब is up to 5 lakh, no tax. 5 to 10, 20%. More than 10, 30%. तो वर्कआउट कैसे करने का? Up to 5 lakh, no tax. 5 to 10 and more than 10. Yeah. How will you calculate? समझ लो 11 lakh rupees उसकी इनकम है, तो how will you calculate the tax? Anybody from the audience? Anybody from the audience? सर 11 लाख पे डिडक्शन करने के बाद जो भी अमाउंट नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें हम लोग 30% टैक्स चार्ज करेंगे। ओके, कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी? जस्ट मैं आपको एक लाइन में पूछ रहा हूँ।
43,500, चलो एक आंसर 42,500, चलो वेरी गुड। सभी ओपन कर दो। $1,30,000, चलो एक आंसर और आया। क्या पूरी ऑडियंस दाव पे लग जाए? क्या अतुल सर ने कितना बोला? योर टैक्सेबल इनकम इज, टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू 11 लाख, yeah, is equal to 11 lakh rupees. चलो, your age is 80 plus and resident in India, yes? Yes. Your age is 80 plus and you are resident in India. You are resident in India. In that case, यहाँ देखो, up to first 5 lakh, up to 5 lakh, no tax. Tax is nil. Tax is nil. Up to 5 lakh, there is no tax. Tax is 0. 5 to 10, 5 lakh to 10 lakh. That is 20% of what? 5 to 10 के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 lakh. तो 20% of 5 lakh is equal to 1 lakh. $1 lakh. And more than 10 lakh, tax rate is 30%. More than 10 lakh आपकी इनकम कितनी है? आपकी 11 लाख इनकम है, तो 10 लाख के ऊपर कितना है? 1 लाख। 1 लाख पे 30% ऑफ 1 लाख, तो 30,000। तो यू टेल मी टोटल टैक्स कितना हुआ? नील प्लस 1 लाख प्लस 30,000 कितना हुआ? 1,30,000 is your tax liability. 1,30,000 is your tax liability. Big clear, big clear. I hope it is clear to you. Yeah, yeah. Number 2, आपका एक बीजो एक चल तो लगे. Now my question is, this is all about the super senior citizen. इसमें किसी को अगर कोई डाउट हुआ है तो एक बार मुझे बताओ. आपकी 11 लाख इनकम थी, समझ लो आपकी इनकम 15 लाख है. इन दैट केस चलो सब लोग ओपन हो जाए. आपकी इनकम 15 लाख है. Yeah, your income is 15 lakh. चलो, let us do it. 250. 250,000. 250,000 आंसर अग्रेड. 250,000 आंसर आ रहा. सबका इतना आ रहा. चलो मैं 1 मिनट में वर्कआउट करूं. पहले 5 लाख पे 0, 5 लाख से 10 लाख, जो 5 लाख का गैप है उस पर 20%, 1 लाख. एंड 10 लाख के ऊपर कितना हुआ? 5 लाख, क्योंकि 15 लाख इनकम है, उस पर 30%, यानी कि 1.5 लाख. तो 1 lakh plus 1.5 lakh is equal to 2,50,000. Cleared? So your basic tax liability will come 2,50,000. Good. Now come to the second part. So that was the first super senior citizen category. Super senior citizen category. Now senior citizen. Senior citizen means आपकी एज करंट प्रीवियस ईयर में 60 और प्लस है, बट लेस देन 80 है. एंड यू आर रेसिडेंट इन इंडिया. 2 कंडीशन है, 60 और प्लस and less than 80, and you are resident in India. If these 2 conditions are satisfied, in that case your slab benefit is up to 3 lakh, no tax. वहां कितना था? up to 5 lakh. यहाँ up to 3 lakh, no tax. 3 lakh to 5 lakh, 5%. 5 lakh to 10 lakh, same, 20%. More than 10 lakh, same, 30%. I repeat, up to 3 lakh, no tax. 3 lakh to 5 lakh, 5%. 5 to 10, 20%. More than 10, 30%. Clear?
For example, your income is 11 lakh rupees. Calculate the tax liability. Your income is 11 lakh. 11 lakh. 1,40,000. 140. चलो, जिसने वर्कआउट कर लिया इट्स गुड थिंग, नहीं किया मेरे साथ रहे। पहले 3 लाख पे नो टैक्स, नील कर दो। 3 लाख टू 5 लाख कितना डिफरेंस है? 2 लाख, उस पे 5%, 10,000, 10,000। 5% ऑफ 2 लाख इज इक्वल टू 10,000। 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख का गैप है। 5 लाख पे 20% मीन्स 1 लाख, एंड मोर देन 10 लाख 1 लाख है, उस पे 30% मीन्स 30,000। तो प्रैक्टिकली कितना हुआ? 10,000, 1 लाख एंड 30,000। द टोटल इज 1,40,000। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस और नो ऑडियंस? या चलो, 15 लाख इनकम है एवरीबॉडी। 260. आप सीनियर सिटीजन हो एंड आपकी इनकम 15 लाख है। लास्ट बेंच, मैं आपके साथ यहां रहूं अप टू 3 लाख ने 3 लाख कितना? नील। जो जिसको बताना चले यहां देखे 3 to 5 लाख कितना? 5% ऑफ 2 लाख मतलब 10,000। थर्ड 5 to 10 लाख कितना? 20%। 20% ऑफ व्हाट? ऑफ 5 लाख मतलब 1 लाख। 1 लाख एंड मोर देन 10 कितना? मोर देन 10 हमारे केस में कितना हुआ? 5 लाख, क्योंकि हमारी इनकम 15 लाख है। तो 30% ऑफ 5 लाख कितना था? तो देखो नील 10,000, 1 लाख, 1,50,000 इज इक्वल टू 2,60,000। अब आपको किसी से भी इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। दिस इज बेसिक्स। हम काफी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, ये तो आपको पता चलने वाला ही है इन एनी केस। नंबर 3, अभी तक थे वो सुपर सीनियर सिटीजन थे 80 प्लस वाले, उसके बाद 60 प्लस वाले हैं, और थर्ड कैटेगरी में कौन होंगे? हम सब, यानी कि जिसकी एज 60 से कम है वो सभी लोग थर्ड कैटेगरी बास्केट में। थर्ड बास्केट में और भी लोग हैं। कौन? देखो यहां 5 लोग थे, 5 लोग। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AGP। यहां देखो, अभी हम जो बात कर रहे थे वो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। आपको ये तो पता है ना, दादा तो इंडिविजुअली बनता, HUF थोड़ा दादा बनता है। हेलो, ये 80 प्लस वाला, 60 प्लस वाला, वो तो इंडिविजुअल नेचुरल ह्यूमन बीइंग ही बन सकता है ना। तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। नाउ फोकस हियर। पहले बास्केट में स्लैब बेनिफिट किसको अलाउड है? 5 लोग को अलाउड है। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, HAP। इसमें 4 को यहाँ पेटी पैक रखो। अभी एक इंडिविजुअल था, उसमें से सर एज होती, इसकी एक की एज हो सकती है, तो उसको हमने सुपर सीनियर सिटीजन बनाया। 80 प्लस प्लस रेसिडेंट, तो सुपर सीनियर सिटीजन, स्लैब इज 5 लाख। यही इंडिविजुअल में 60 वाला हो सकता है, तो 60 और 60 प्लस बट लेस देन 80 एंड ही इज रेसिडेंट, तो ही इज सीनियर सिटीजन, तो उसको हमने स्लैब कितना दिया? 3 लाख। अभी इंडिविजुअल में कौन सा बचा? कौन सा बचा? बिलो 60 वाला सभी इंडिविजुअल, एंड ये 4 लोग ऐसे ही बढ़ा थे ना। ये 4 लोग कौन थे? HUF, AOP, BOI एंड HAP। बिलो 60 वाले इंडिविजुअल, एंड ये 4 लोग, एंड वो भुरियस बाबला। क्यों? हेलो, अगर वो भुरिया था, NRI था, तो वो सुपर सीनियर सिटीजन बन सकता है? बन सकता है? 80 प्लस वाला बाबला अगर यहाँ आया तो बन सकता है? नो। क्यों? क्योंकि सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट लेने के लिए 2 कंडीशन है। एज ही नहीं है, 80 प्लस एज प्लस रेसिडेंट ही नहीं है, वो तो NRI है, वो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आएगा। बाबला, भुरिया बाबला नहीं आएगा, या सेकंड कैटेगरी में नहीं आएगा, थर्ड कैटेगरी में आएगा। तो थर्ड कैटेगरी में मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो 3 लोग हैं। नंबर 1, हमारे रेसिडेंट जिसकी एज 60 से कम है। नंबर 2, ऑल NRI। अगर आपकी एज 100 है तो भी आप यहीं आओगे, थर्ड कैटेगरी। एंड वो 4 लोग, HUF, AOP, BOI एंड HAP, ये सब के लिए स्लैब बेनिफिट इज 250। कितना? 250 अप टू 250 नो टैक्स। 250 to 5%, 5 to 10, 20%, more than 10, 30%, 100% clear? Audience, any doubt? Yeah, very good.
ये बात हुई इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एचजेपी। अभी हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डोंट वरी। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बैकग्राउंड में नोट में लिखते हो, ठीक है, मगर मैं यहाँ से जो बुक दूंगा वो बुक में सीक्वेंस में आएगा पूरा स्लैब, डोंट वरी। माय सेकंड क्वेश्चन इज, इसमें ये बेसिक टेक्स्ट था, इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक टेक्स्ट। समझ लो 260 आया, एग्जांपल में 260 आया बेसिक टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड बेसिक टेक्स्ट। क्या बोलेंगे? बेसिक टेक्स्ट के ऊपर सरचार्ज लगता है। अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो तो गवर्नमेंट इस पे सरचार्ज मींस इट इज टैक्स ऑन टैक्स। ये जो टैक्स आया बेसिक टैक्स, उस पे सरचार्ज लगेगा। दिस इज कंसीडर्ड एज बेसिक टैक्स। इस पे सरचार्ज लगेगा प्लस सरचार्ज के लिए सुन लो, व्हाट इज सरचार्ज? सरचार्ज का रेट है, दिस रेट वुड बी एप्लीकेबल ऑन एज अ परसेंटेज ऑफ। सरचार्ज अगर मैं बोलूं 10%, तो 10% किस पे वर्कआउट करोगे? टैक्स पे, 260 पे, बिकॉज इट इज टैक्स ऑन टैक्स। तो सरचार्ज परसेंट, यहां देखो, बेसिक टैक्स परसेंटेज वुड बी एप्लीकेबल ऑन द टोटल इनकम। किस पे? टैक्सेबल इनकम पे। टैक्सेबल इनकम मेरी 15 लाख थी, उस पे मैंने बेसिक टैक्स का परसेंटेज अप्लाई किया, यस और नो? बट सरचार्ज रेट वुड बी एप्लीकेबल एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक टैक्स पे लगेगा। बेसिक टैक्स जो 260 आया, उस पे 10% लगेगा, उस पे 15% लगेगा। इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स। I hope it is clear to you. Yes or no? Yeah. Now come to the point. Yeah. एक केस में आपकी इनकम कितनी थी दोस्त? 15 लाख थी ना? मैं यहाँ टाइटल पे लिख दूं टैक्सेबल इनकम 15 लाख, 15 लाख। तो सरचार्ज का रेट अगर 10% होता है तो 15 लाख पे लगेगा या 260 पे लगेगा? सरचार्ज रेट वुड बी एप्लीकेबल ऑन 260। तो अच्छी बात है हो ये। अगर 15 पे लगाते ना तो हम मर जाते। 15 पे 10% कितना आता? 150। 260 पे 10 कितना आएगा? 26,000। तो टैक्स ऑन टैक्स है तो शांति है, शांति देवो भव। जीएसटी में ऐसा नहीं हो, कंपनसेशन सेस डाला ना गवर्नमेंट ने जीएसटी में, आपको पता है ना, कंपनसेशन सेस इज देयर। अभी उसकी पुण्यतिथि थी मगर वो नहीं मरा, हॉस्पिटल में ही था मगर मरा नहीं। आपको पता है जीएसटी में कंपनसेशन सेस जो लेवी किया, जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017। कंपनसेशन सेस पहले 5 साल तक लेवी किया था गवर्नमेंट ने, 5 साल चला, खत्म हो गया। अभी 31, अभी यहाँ 1 जुलाई 2022 पे 5 साल खत्म हो गया। तो कंपनसेशन सेस का वो पुण्यतिथि थी, उस दिन उसका डेथ होने वाला था, मगर गवर्नमेंट ने वापस नोटिफिकेशन दे दिया 26 तक रहेगा। 31 मार्च 26 तक रहेगा। लग्जरियस आइटम पे लगता है कंपनसेशन सेस। आप कार खरीदने के लिए जाओ, मैं सिंपल एग्जांपल दूं, कार समझ लो, कार की वैल्यू है 50 लाख बेसिक प्राइस प्लस जीएसटी, बेसिक जीएसटी 28%। 50 लाख का 28% कितना होता है? 14 लाख। कितना होता? 14 लाख। यहाँ देखना हो, एक मिनट, यहाँ है 50 लाख की कार प्लस 28% जीएसटी, तो 14 लाख प्लस कंपनसेशन सेस 15%। 15% ऑफ इट इज अ सेस, इट इज नॉट अ टैक्स ऑन टैक्स, इट इज अ टैक्स ऑन बेसिक वैल्यू। गवर्नमेंट ने गूगली फेंका, देखो नाम रखा सेस तो किसी को तकलीफ ना हो, कैलकुलेट ऊपर पकड़ करने। 50 लाख पे वर्कआउट करो, 15% कितना आता है? 7.5 लाख। 7.5 लाख। तो देखो कार कितने में हुई? 50 लाख बेसिक वैल्यू, 14 लाख बेसिक जीएसटी, कंपनसेशन सेस 7.5 लाख। कितना टोटल हुआ? 71,50,000। बेटा 50 लाख वाली कार तो 71,50,000 में लेके आ रहा। आर गेटिंग माय पॉइंट? चलो वहां गवर्नमेंट ने गूगली फेंका, यहाँ नो गूगली। सरचार्ज मींस टैक्स ऑन टैक्स, यहाँ इनकम टैक्स लॉ में। सो सिंपल। नाउ कम्स टू द पॉइंट, what are the rates of the surcharge? Everybody, surcharge rate would be decided based on your taxable income. यहाँ taxable income. एक मिनट, if your taxable income is up to 50 lakh, no surcharge. I repeat, अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है, छोटे लोग हो आप, तो गवर्नमेंट बोलते है आपके पास से सरचार्ज नहीं लेना, जाओ जलसा करो, पानी पूरी खा के आओ, या नो सरचार्ज। अप टू 50 लाख इफ योर टैक्सेबल इनकम, नो सरचार्ज। 50 लाख से 1 करोड़ की रेंज में आपकी इनकम आ रही है, surcharge rate is 10%. 10% of what? In our example 260. 10% of 260. Clear? Yeah. आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ की रेंज में है तो if your taxable income देखने का, ये ऊपर वाला taxable income, if your taxable income ranging in between 1 to 2 crore, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15%, surcharge rate would be 15%.
समझ लो आपकी इनकम 1 करोड़ 60 लाख है, तो आपको सरचार्ज का रेट कितना आएगा? सरचार्ज रेट एप्लीकेबल वुड बी 15%। डायरेक्ट आंख बंद करके उठा लेने का, आपकी टैक्सेबल इनकम देखने का, कहां एग्जिट फॉल हो रही है, जहां फॉल हो रही है वो परसेंटेज उठाने का, और वो परसेंटेज यहां अप्लाई करने का 260 पे। सो सिंपल। किसी के माइंड में ऐसा भ्रम है? नहीं, अभी तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा कहां पर क्या? नहीं, ये भ्रम होगा, ब्रिलियंट स्टूडेंट के माइंड में ये भ्रम रहेगा। क्या अतुल सर ने ये बताया, सर 50 लाख से पहले 50 लाख पे नो सरचार्ज, 50 से 1 करोड़ वाली इनकम है उस पे ही सरचार्ज वर्कआउट करने का 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ वाली इनकम है, समझ लो आपकी इनकम 160 है, तो 1 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख तक जो 60 लाख है उस पे 15%। नो, सरचार्ज रेट इज नॉट स्लैब बेसिस, हाँ, इट इज नॉट, आई रिपीट, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट रहता है कि सर मेरी इनकम, अतुल सर की इनकम 1 करोड़ 60 लाख है फॉर एग्जांपल, तो उसका सरचार्ज ऐसे वर्कआउट करे, पहले 50 लाख पे नो सरचार्ज, 50 लाख से 1 करोड़ पे 10%, 1 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख पे 15%। नो, डायरेक्ट एक ही स्टॉक देखने का, अतुल सर की इनकम कितनी, तो 1.6 करोड़, कौन से स्लैब में फॉलो हो रहा, 1 to 2 में, डायरेक्ट 15% सरचार्ज एप्लीकेबल, दैट्स इट। तो सरचार्ज का कैलकुलेशन एकदम इजी है, सो सिंपल, देयर इज नो स्लैब, डायरेक्ट अलाउड है, क्लियर, डायरेक्ट एप्लीकेशन है सरचार्ज की, संभाल के चला। हाँ, सरचार्ज में मैं यहाँ इस तरह से आया था, अप टू 50 लाख टैक्सेबल इनकम नो सरचार्ज, 50 लाख से 1 करोड़ तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तो 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, 25%। अगर आपकी इनकम 2 से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% सरचार्ज। आपका टैक्स पहले वर्कआउट करना पड़ेगा, बेसिक टैक्स प्लस 25% सरचार्ज बेसिक टैक्स पे, एंड आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% सरचार्ज। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल उसको क्या बोलते हैं, जिसकी इनकम बहुत बड़ी है, वो लोग बड़ा टैक्स भर रहे हैं नेशन के लिए, नेशन की सिक्योरिटी के लिए, नेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो लोग, और जिसकी इनकम अच्छी है उसको टैक्स भरना ही चाहिए, मैं तो ऐसा बोलता हूँ। जिसके पास खाने पीने का ही तकलीफ है वो बेचारा क्या टैक्स भरेगा, जो अर्न कर रहा है उसको तो टैक्स भरना ही चाहिए ना। तो इनकम टैक्स लो, इसलिए मैं बोलूँ तो नेचुरल लॉ है, क्या बोलते हैं उसको, जिसकी इनकम हायर उसको हायर टैक्स, जिसकी इनकम लोअर उसको लोअर टैक्स, क्लियर, या तो दैट इज द रीजन, क्या these are the surcharge rates prescribed by the government। क्या मैं 1 मिनट में आपके सामने रखता हूँ, अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, 50 lakh to 1 crore 10%, 1 crore to 2 crore 15%, 2 to 5 25%, and more than 5 37% surcharge is applicable on basic tax liability। So simple, yeah। यहाँ सरचार्ज, हाँ, ये 5 लोग का हिसाब हो गया परफेक्ट। यू टेल मी वन थिंग, यहां मैं सरचार्ज लगाऊंगा, इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि आपकी इनकम कितनी है, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जलसा करो, आपको बेसिक टैक्स भर दो, मैटर क्लोज, यस और नो। अगर सरचार्ज आता है तो यहाँ सरचार्ज ऐड करने का, यहाँ यस, ये किधर गया है, हाँ, दिस इज माय सरचार्ज, हाँ, मेक द टोटल, ये टोटल आएगा, किसका मैंने टोटल किया, बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, ये दोनों का टोटल किया, ये टोटल पे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% इज एप्लीकेबल ऑन दिस टोटल। अगर 4% हेल्थ है वो ऑलवेज एप्लीकेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। आपकी इनकम 1 रुपये है, आपकी इनकम 50 करोड़ है, आपको अगर बेसिक टैक्स आए तो बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, उसका जो टोटल आता है, टोटल पे हेल्थ एंड एजुकेशन से ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल। तो एग्जामिनेशन हॉल में याद रखना एकदम सिंपल है, एजुकेशन सेल्स ऑलवेज वर्कआउट करने का किस पे लगेगा वो, अगर सरचार्ज है तो बेसिक प्लस सरचार्ज टोटल पे लगेगा, अगर सरचार्ज नहीं आपको एप्लीकेबल तो बेसिक पे लगेगा, क्लियर। यहाँ जो टोटल आएगा ना वहां टोटल पे लगेगा। एक केस में सरचार्ज 0 है हमारे केस में, क्योंकि हमारी इनकम 15 लाख है, यस और नो, तो हमारा बेसिक टैक्स कितना है, 260 पे 4% लगेगा। यहाँ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ व्हाट, 260 का 4% आपको यहाँ कैलकुलेट करना, कितना था, 10,400, मेक द टोटल would be 2,70,400, that is my total tax payable। बस खत्म हो गया, बस 3 चीजें आपको पे करनी है, क्या, बेसिक, सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बेसिक इज एप्लीकेबल ऑन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम पे बेसिक टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट होती है, आपने देखा था ना स्लैब वाला,
अप टू 5 लाख नो टैक्स, 5 to 10 वो इनकम थी, इनकम पे वर्कआउट होता है। बेसिक टैक्स परसेंटेज इज एप्लीकेबल ऑन इनकम, ऑन टैक्सेबल इनकम। सरचार्ज रेट इज एप्लीकेबल ऑन बेसिक टैक्स। मेक द टोटल पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस परसेंटेज इज एप्लीकेबल। सो सिंपल, या आई होप इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। So that was all about individual HUF, AOP, BOI, AJP। 5 लोग का हिसाब हो गया, 5 लोग के लिए सरचार्ज क्लियर हो गया, 5 लोग का बेसिक टैक्स क्लियर हो गया, 5 लोग का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्लियर हो गया। नाउ कम टू पार्टनरशिप फर्म। The second is partnership firm. Everybody, my first clarification is partnership firm includes LLP as well. आज तक आपने नाम सुना कभी LLP का? क्या होता है? हाँ, वो फुल फॉर्म है उसका। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ फुल फॉर्म ऑफ LLP। LLP एक्ट 2008 है हमारे पास, उसके मुताबिक जो LLP बनाते हैं। जस्ट मैं, आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, इसके लिए उसकी बैकग्राउंड क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। मैं 1 मिनट में आपके सामने रखता हूँ। अगर नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है, ASM कंपनी, दिस इज अ नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी है ना अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? कुछ भी हुआ फर्म में, फर्म की एसेट तो दाव पे है ही, पार्टनर की पर्सनल एसेट्स भी दाव पे है, वो भी चली जाएगी अगर कोई बड़ा लॉस हुआ तो। लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। LLP में ऐसा नहीं है, फर्म की पूरी एसेट दाव पे है, मगर पार्टनर, जो पार्टनर ने डिफॉल्ट किया, उसकी वजह से लॉस हुआ, उसकी ही पर्सनल एसेट रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सब पार्टनर सेफ है, उसकी पर्सनल एसेट को टच नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई LLP एक्ट हैज कम। सो सिंपल, एक ही लाइन में अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर ऑल पार्टनर्स, यहां अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर डिफॉल्टिंग पार्टनर्स and for rest of the partners limited liability. That is why it is LLP, limited liability part. Under income tax law there is no difference. Income tax में नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स LLP। नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म बोलो या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का टैक्सेशन एक ही है, दोनों की टैक्स लायबिलिटी एक ही तरह से वर्कआउट करना है, दोनों का P&L सेम बनाना है, नथिंग, नो डिफरेंस एट ऑल। एक या तो 2 सेक्शन में डिफरेंस आएगा, वहां मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करूंगा। फॉर एग्जांपल सेक्शन 44 AD में आएगा, तो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म को एप्लीकेबल है, LLP को एप्लीकेबल नहीं है, वहां मैं पढ़ाऊंगा। अदरवाइज आपको पूरे इनकम टैक्स लॉ में एक ही चीज याद रखनी, फर्म मींस फर्म इंक्लूड्स LLP। आपको एग्जामिनेशन हॉल में बोलो कि कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द LLP, तो जो हम फर्म का पढ़ेंगे वही वहां वर्किंग करने का। दैट्स इट, देयर इज नो डिफरेंस। एक साथ दोनों चीज हो जाएगी। क्लियर? या आई होप इट इज क्लियर। नाउ कम टू द पॉइंट। फर्म इंक्लूड्स LLP। व्हाट आर द टैक्स रेट? एकदम शांति, 30% फ्लैट। क्या? 30% फ्लैट। अगर पार्टनरशिप फर्म की इनकम किधर जा गया है? जगह नहीं दे मेरे लिए रखी के? ओके, यहाँ थी। हाँ, यहाँ देखो एवरीबॉडी जो है सर मटेरियल मस्त भर दो। यहाँ देखो, ओह यहाँ, दिस इज पार्टनरशिप फर्म। एवरीबॉडी, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म को 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ, नहीं अभी तो 1 लाख हुआ, 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ पार्टनरशिप फर्म का। कितना टैक्स लायबिलिटी? डायरेक्ट, दिस इज माय टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। चलो एवरीबॉडी, अगर 1 करोड़ इनकम हुआ, डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी कैसे वर्कआउट करना? पहले बेसिक टैक्स वर्कआउट करने का। बेसिक टैक्स 30% डायरेक्ट फ्लैट, 30%। कितना आएगा 30%? 1 करोड़ का 30 लाख। बेसिक टैक्स वुड बी 30 लाख। एकदम परम शांति। जो भी इनकम होता है उसका 30% भर दो। अगर 1 रुपीस प्रॉफिट होता तो 30 पैसा भर दो। 1 करोड़ होता तो 30 लाख भर दो। नो स्लैब बेनिफिट अप टू 250 250 नथिंग। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फ्लैट इनकम इज टैक्सेबल, फुल इनकम इज टैक्सेबल, 30% फ्लैट रेट इज एप्लीकेबल। सो सिंपल। कोई क्वेश्चन आता है माइंड में? बलता है? हाँ, सच जा रहा हूं। दिस इज बेसिक टैक्स स्लैब। तो बेसिक टैक्स में यहाँ नो स्लैब बेनिफिट। तो आज के बाद हम याद रखेंगे स्लैब कितने लोग को मिलेंगे? शाबाश, 5 लोग को स्लैब मिलेगा। 5 लोग को। सर 250 से कम इनकम है तो आपको बिंदास पानी पूरी खाने का, आपके वहां कोई इनकम टैक्स की रेड होने वाली नहीं है। या नो, यहाँ पार्टनरशिप फर्म में दोस्त, यहाँ 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ तो कितना टैक्स भरना पड़ेगा? 30 रुपीज भरना पड़ेगा, डायरेक्ट 30%। या तो दिस इज माय बेसिक रेट। बेसिक रेट में याद रखने की जरूरत ही नहीं, फ्लैट 30%, दैट्स इट, नो स्लैब।
फ्लैट 30%. इन केस ऑफ सरचार्ज पार्टनरशिप फर्म के लिए सरचार्ज रेट वुड बी, इफ योर टैक्सेबल इनकम इज अप टू 1 crore, नो सरचार्ज. अप टू 1 crore है, नो सरचार्ज. 1 crore को क्रॉस हुआ 12% वुड बी सरचार्ज. दैट्स इट. एक ही बाउंड्री हो. कौन सी बाउंड्री? 1 crore वाली. 1 crore से कम है, नो सरचार्ज. 1 crore को क्रॉस किया, इट वुड बी 12%. यहाँ कितना है आपका? 1 crore, नो सरचार्ज. नो सरचार्ज. एग्जैक्ट 1 crore अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है, नो सरचार्ज. अगर 1 crore 1 लाख होता 1 crore 1 लाख होता तो 1 crore क्रॉस कर लिया तो सरचार्ज रेट वुड बी 12%. तो 12% सरचार्ज आपको लगेगा. यह एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है, मगर मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ाऊंगा आपको जब मैं टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करूंगा. कुछ प्रोविजन हम देख लेंगे, बाद में आपको पता चलेगा मार्जिनल रिलीफ. यू टेल मी व्हाट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ. चलो ना 1 मिनट में पढ़ा दूं, क्यों उसको बाकी रखे. 1 मिनट. हाँ, अगर आपकी इनकम 1 crore 1 लाख होती तो 1 crore 1 लाख 30% पे कितना आता टैक्स? 30 lakh 30,000 है. 30 lakh 30,000. हाँ ने. हाँ चलो अब यहाँ देखना प्लस सरचार्ज. सरचार्ज कितना आएगा? 12%. 12%. चलो 12% उसका कैलकुलेट करो. 30 lakh 30,000 का 12%. एग्जैक्ट मुझे लिखवाना. लाउडली बोलना. बोल 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 बोल. 3,000 ऐसा आता है? ऐसा आता है? 30 lakh 30,000 तो 12% वर्कआउट करो. थ्री लैख 63,600. यस और नो? या ऐसा कुछ है. गुड गुड. यहाँ देखो, मेक द टोटल 30 lakh 30,000 कितना था? 30 93,600. यू टेल मी, अगर आपकी इनकम 1 crore होती तो, मैं यहाँ ऊपर वर्कआउट करता हूं, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम या पार्टनरशिप फर्म में 1 crore होती तो कितना टैक्स आता? देखना बेसिक टैक्स. सब लोग ब्रिलियंट रहना. बेसिक 30 लाख, क्योंकि 30% पे 30 लाख आता. सरचार्ज कितना आता? सरचार्ज 0. हेलो, तो माय टोटल वुड बी 30 लाख. यस और नो? हेलो, जस्ट अगर मेरी इनकम एग्जैक्ट 1 crore होती तो मुझे 30 लाख ही मेरा टैक्स आता. अगर मेरी इनकम 1 crore 1 लाख हुआ, 1 लाख ही इनकम बढ़ी तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ गई? मेरी इनकम 1 लाख ही बढ़ी, मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ गई? 3,39,000. ऐसा है ना? 3,93,600. हेलो, ये तो इनजस्टिस नहीं हुआ? एक मिनट सोचना सब लोग. मेरी इनकम में 1 लाख ही बढ़ा, मेरा टैक्स कितना बढ़ गया? 3,93,000. कोई ऐसा भरेगा तो वो ऐसा बोलेगा वो 1 लाख इनकम अर्न ही नहीं करना. ये तो आप डिमोटिवेट करोगे बंदे को. वो बंदे, सर आपका अगर 1 crore इनकम आता है तो आपके पास से 30 लाख टैक्स लेंगे. आपका 1 crore 1 लाख हुआ तो आपके पास से कितना लेंगे? 33,93,000. यानी कि अरे सर मेरी इनकम 1 लाख बढ़ी और आप टैक्स कितना बढ़ाने के लिए बात कर रहे हो? 3,93,600. तो गवर्नमेंट के डोंट वरी, आपकी इनकम कितने, आपका टैक्स कितना इंक्रीज हुआ? इतना 3,93,600. गवर्नमेंट के डोंट वरी, आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुआ? 1 लाख. तो 1 लाख तो आप भर सकते हो ना. जितनी इनकम बढ़ी उतना तो आप टैक्स भर सकते हो. तो कितना ज्यादा आ रहा? 2,93,600. ये आपको डिडक्शन मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ. क्या बोलेंगे उसको? मार्जिनल रिलीफ. तो मार्जिनल रिलीफ से एवरीबॉडी, अगर आपकी इनकम बढ़ी उससे ज्यादा टैक्स बढ़ गया बिकॉज ऑफ सरचार्ज, तो डोंट वरी, आपकी जितनी इनकम बढ़ी ना उतना ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा. ओवर एंड अबव जितना टैक्स बढ़ रहा है उतना गवर्नमेंट आपको मार्जिनल रिलीफ देगी, आपके पास से टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी. तो आपको मार्जिनल रिलीफ कितनी मिलेगी? ये सेकंड केस में 2,93,600. तो यहां से जो माइनस मिलेगा, माइनस मार्जिनल रिलीफ कितना? 2,93,000. तो आपका इफेक्टिव टैक्स कितना आएगा? 31 लाख एग्जैक्ट. यू टेल मी. तो देखो आपका
1 लाख का इनकम बढ़ा है तो प्रैक्टिकली आपका टैक्स 1 लाख से ही बढ़ना चाहिए मैक्सिमम। तो ऊपर 30 लाख था, यहाँ 31 लाख हो गया। दैट्स इट। बट एग्जामिनेशन हॉल में मार्जिनल रिलीफ कब पिक्चर में हो सकती है, अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं हो मार्जिनल रिलीफ, डोंट वरी। मैं जब डिटेल वर्किंग में आऊंगा तब आपको 1 to 1 में आऊंगा सभी एग्जांपल लेके मार्जिनल रिलीफ का। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मार्जिनल रिलीफ का, आज से ही आप सोच सको। क्या सेकंड बेंच, अगर मेरी इनकम 1 करोड़ एंड 1 रुपीज होता तो सोचना एक मिनट, अगर मेरी इनकम एग्जैक्ट 1 करोड़ है तो नो सरचार्ज 30 लाख आती। मेरी 1 करोड़ एंड 1 रुपीज हुआ तो बेसिक टैक्स तो 30 लाख आएगा, 30 लाख ना 30 पैसा या प्लस सरचार्ज आएगा ना 12% सरचार्ज, 12% सरचार्ज मीन 3,60,000। आपकी इनकम 1 रुपीज बढ़ा, सरचार्ज 3,60,000 बढ़ा। तो वो लोग बोलेंगे वो 1 रुपीज तो नहीं चाहिए सर, और 5 रुपीज नहीं चाहिए, जा ले जाओ डन में। हाँ तो दैट शुड नॉट हैपन। तो गवर्नमेंट बोल रही डोंट वरी, आपकी इनकम 1 ही रुपीज बढ़ा ना तो आपको 360 नहीं बढ़ेगा आपका टैक्स, 1 रुपीज ही बढ़ेगा। 3,59,999 का आपको मार्जिन रिलीफ मिलेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई कैलकुलेशन की। बिकॉज ऑफ सरचार्ज आपका जो टैक्स लायबिलिटी बढ़ा है मैक्सिमम इट कैन बी इंक्रीज अप टू दी, मैं इतना बोलूं आज के बाद सरचार्ज की वजह से अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है, योर टैक्स लायबिलिटी जितना इंक्रीज हुआ और योर इनकम में जो इंक्रीज हुआ विच एवर इज लोअर उतना ही आपका मैक्सिमम लायबिलिटी बढ़ सकती है। और ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कब पिक्चर में आएगा, 1 करोड़ 1 लाख हुआ तब आया, 1 करोड़ 1 रुपीज आया तो मार्जिनल रिलीफ आया। अगर समझ लो आपकी इनकम 1 करोड़ 10 लाख होता तो मार्जिनल रिलीफ पिक्चर में आता है। सोचने के लिए सोचने लायक है क्वेश्चन। मैंने 3 केस स्टडी आपके सामने रखा। फर्स्ट इज 1,01,000 तो मार्जिनल रिलीफ विल कम। क्यों सर, मेरा टैक्स लायबिलिटी बढ़ रहा 3,93,000, मेरी इनकम बढ़ रही 1 लाख, तो सर 1 लाख ही मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़नी चाहिए, बाकी 293 का मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए। गुड। मैंने सेकंड एग्जांपल लिया 1 करोड़ एंड यहाँ 1 करोड़ 1 रुपीज, तो सर मेरी यहाँ मेरा सरचार्ज कितना बढ़ा 3,60,000, यहाँ मेरी इनकम बढ़ी जस्ट 1 रुपीज, तो मुझे 1 रुपीज ही सर मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़नी चाहिए, बाकी मुझे पूरा 3,59,999 का मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए। गुड। मैं थर्ड एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। इट इज कितना 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख इज योर टैक्सेबल इनकम। चलो आ जाओ मैदान में, पहले 1 करोड़ 10 लाख पे वर्कआउट कर लेते हैं। 1 करोड़ 10 लाख पे कितना टैक्स आता है बेसिक, हाँ 30% वर्कआउट कर लें कितना था 33 लाख, 33 लाख। चलो सर्चा जाएगा इसमें, हाँ 12% क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा है। 3,96,000 you tell me make the total 96 है। ये दो का वर्कआउट करने का बेसिक प्लस सरचार्ज। चलो अगर आपकी इनकम एग्जैक्ट 1 करोड़ होती तो एग्जैक्ट 1 करोड़ होता तो बेसिक टैक्स कितना था 30 लाख, 30 लाख ने सरचार्ज 0, वेरी गुड 0, तो वुड बी 30 लाख। चलो एक मिनट, आपका टैक्स में कितना इंक्रीज हुआ 6 लाख, दिस इज इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। एंड आपकी इनकम में कितना इंक्रीज हुआ, इनकम यहां से यहां देखो 10 लाख, इनकम में इंक्रीज हुआ 10 लाख, 10 लाख इंक्रीज इन इनकम। चलो इतना तो आप बेयर कर सकते हो। आपकी इनकम 10 लाख बढ़ी है तो 6,96,000 आपका टैक्स अगर बढ़ता है तो वो तो आप बेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यस और नो। तो दोनों में से आपको इफेक्टिवली टैक्स कौन सा भरना है, 696 भरना या 10 लाख भरना है 696, उतना आपका टैक्स बढ़ेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं क्या, इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन टैक्स व्हिच एवर इज लोअर इट इज योर फाइनल लायबिलिटी। इंक्रीज इन इनकम यहां कितना हुआ 10 लाख और इंक्रीज इन टैक्स कितना इंक्रीज हुआ 6,96,000, व्हिच एवर इज लोअर 696। सर 696 से मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। चलो ऊपर वाले एग्जांपल में मैं प्रूव कर दूं, मेरी फॉर्मूला किधर गया, ऊपर था ना, यहाँ ये था, हाँ ये था, ये था, ये था, ये था, यहाँ एवरीबडी। यहाँ मेरी इनकम में कितना इंक्रीज हुआ था 1 करोड़ 1 लाख था और यहाँ 1 करोड़ था, कितना इंक्रीज हुआ था, हेलो एक मिनट, हाँ अब आओ सर, ये वाला था
नीचे था। यहाँ देखो एवरीबॉडी, एक मिनट मेरे साथ रहे सब लोग। ग्रेट। ये जो हमने पहले एग्जांपल देखा था 1 करोड़ 1 लाख और यहाँ 1 करोड़, उसमें मेरी इनकम में कितना इंक्रीज हुआ था? 1 लाख इनकम में। मेरे टैक्स में कितना इंक्रीज हुआ था? टैक्स लायबिलिटी में यहाँ आपने वर्कआउट किया था ना 36,96,000 एंड यहाँ 30 लाख। यस और नो? यस और नो? यहाँ आपका टैक्स आ रहा था 36 लाख, नहीं 1 करोड़ 10 लाख का वर्किंग था। आई थिंक दिस इज 1 करोड़ 10 लाख का वर्किंग हुआ। यस और नो? 1 करोड़ 10 लाख का वर्किंग नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ एवरीबॉडी ये वाला। अगर आपका 1 करोड़ 1 लाख की इनकम होती थी तो आपका टैक्स कितना आ रहा था? 33,93,600। अगर आपका 1 करोड़ की इनकम आती है तो आपका टैक्स कितना आता था? 30 लाख। तो बिकॉज ऑफ आपका टैक्स इंक्रीज हुआ था 3,93,600, इतना इंक्रीज हुआ था। और वहां आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई थी? 1 लाख। तो मैं यहाँ टैक्स लिख दूं, टैक्स इंक्रीज हुआ था बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ सरचार्ज 3,93,600। ये दोनों में से विच एवर इज लोअर कितना है? तो 1 लाख से आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। वहां 30 लाख था, यहाँ 31 लाख होगा। मैंने किया था यस और नो? यहाँ देखो आफ्टर मार्जिनल रिलीफ देखो तो 31 लाख आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है। सो सिंपल। अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो आज के बाद जब आप मार्जिनल रिलीफ विल कम इनटू पिक्चर इन द एग्जामिनेशन हॉल व्हेन यू आर क्रॉसिंग मार्जिनली द सरचार्ज बाउंड्री। सरचार्ज की बाउंड्री कितनी है? 1 करोड़। उसको आप मार्जिनली क्रॉस कर रहे हो। 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 करोड़ 2 लाख, मार्जिनली क्रॉस कर रहे हो, बॉर्डर लेवल पे हो तो ही मार्जिनल रिलीफ विल कम इनटू पिक्चर। देखो आपने 1 करोड़ 10 लाख हुआ, बड़ी अमाउंट से क्रॉस किया तो 1 करोड़ 10 लाख में मार्जिनल रिलीफ पिक्चर में ही नहीं है। नो रिलीफ। आपका 6,96,000 टैक्स लायबिलिटी बढ़ने दो, आपकी इनकम 10 लाख बढ़ी तो 6,96,000 आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? उसका लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड मार्जिन रिलीफ? चलो इंटर वाला है, इंटर वाला है। ये मार्जिन रिलीफ के पीछे लॉजिक क्या है? एक लाइन में बोले तो आपका लॉजिक क्लियर हो, माइंड में लॉजिक चलना चाहिए। क्या कोई तो आवाज करे? Tax is greater than the increase in income because of the surcharge. हाँ, तू क्या बोल रहा है? इनकम बढ़ता है, टैक्स वगैरह हो रही है। वेरी गुड सर, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में कि मेरी इनकम बढ़े उससे ज्यादा टैक्स बढ़ जाए। अदरवाइज वो लारी वाले जो खड़े होते हैं ना उसको भी पता चलता है ये गलत सिस्टम है। उसको भी पता सर कह रहे इनकम बढ़े ना करता टैक्स थोड़ा बढ़े। तो दैट इज द रीजन ऐसा ना हो। दैट इज द रीजन कभी भी आपकी इनकम से ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। मैक्सिमम आपके पास से अगर कोई डिमांड करे तो जितना आपकी इनकम में इंक्रीज हुआ उतना टैक्स इंक्रीज होना चाहिए। कोई भी टैक्स लगा हुआ इनकम से ज्यादा थोड़ा टैक्स। अगर कल आपको बोले कोई कि 1 करोड़ आपका इनकम अर्न किया, आपको 1 करोड़ 10 लाख टैक्स भरने का, तो क्या 10 लाख में लोन लेके आओ टैक्स भरने के लिए? एंड दैट इज कंप्लीटली इलॉजिकल। दैट इज अ फंडामेंटल लॉजिक जो यहां से बताया। एक ही लाइन जा रही है सर बिकॉज ऑफ सरचार्ज मेरी इनकम से ज्यादा मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए। दैट इज द फंडामेंटल लॉजिक बिहाइंड द मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ के हम एग्जांपल करेंगे कैलकुलेट। ये मैंने जो पूरा कैलकुलेशन रखा ना वो कैलकुलेशन आपको याद रखने की 0% रिक्वायरमेंट है। 0% कोई याद नहीं रखना। जस्ट इसीलिए मैंने हिट किया, ये लाइन के लिए हिट किया गया है जो ये लाइन आपके सामने मैंने रखा सरचार्ज। क्योंकि बॉर्डर आपको मार्जिनल रिलीफ में 3 चीजें याद रखनी। नंबर 1 सर बॉर्डर जब क्रॉस करोगे ना सरचार्ज की बॉर्डर 1 करोड़ थोड़ा मार्जिनली, तब ये मार्जिनल रिलीफ पिक्चर में आएगा। क्योंकि आपकी इनकम कम बढ़ी है, टैक्स ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको गवर्नमेंट मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट देगी। क्लियर? क्या? एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट आपके पास से सरचार्ज की वजह से जो टैक्स इंक्रीज हुआ कितना लेगी? मैक्सिमम आपकी इनकम में जितना इंक्रीज हुआ उतना ही टैक्स लायबिलिटी आपके पास से कलेक्ट करेगी। लास्ट में तक 100% क्लियरिटी आ रही है। मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, आप हिट हो रहा है ना अंदर? कोई ऐसा हो रहा कंप्लीट बाउंस हो रहा है? कंप्लीट बाउंस। और आज तो बाउंसर का टाइम है दोस्त। रोहित खेलता देखते हो ना, बाउंसर ना खोले डायरेक्ट बाउंड्री नहीं बाहर बोलर है वच्चे टप्पो पाड़ो मरी गयो समझ लो। पहले ऐसा था, एक टाइम था जब हमने कब वर्ल्ड कप जीता था कपिल के केस में 83 कपिल हाँ 83 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता ना तब वो टाइम पे वेस्ट इंडीज काफी स्ट्रॉन्ग टीम बनी थी, काफी स्ट्रॉन्ग टीम। मार्शल ने वो सब बात यानी कि બેટ્સમેન ડરે એમ બોલિંગ કરવા માટે આવે છે અને લિટરલી ડર લાગે કારણ કે ઝાલીને વચ્ચે ટપો પાડીને મોઢા પર જ બોલાવો 60 ટપ પર મોઢા પર જ બોલાવો 60 અહીંયા બોલા હવે તમે
કદાચ જો 50 બોલ માર્શલ ના રમો ને એટલે લગભગ તમને 10 થી 15 બોલ લાગે છે. આપણો એક જ ખેલાડી રમી શકતો અમરનાથ એક જ પ્લેયર આપણો રમતો, એક જ વ્યવસ્થિત રીતે રમી શકતો ને માર્શલ. બાકી તો બધા અહીંયા જ આવે ને, કોઈનો અહીંયા કોકનો હાથ ભાંગી જાય, કોઈનો પગ ભાંગી જાય, ગમે એટલું પહેરીને જાવ તો ભાંગી જ નાખો. हाँ, तो माय क्वेश्चन इज वो टाइम पे बाउंसर खेलने की आदत ही नहीं. जिस दिन वो डर निकल गया ना, ये तो खेला जा सकता. वच्चे आप उल्लाड़ीने ज मारवो. या रोहित को दो रोहित को. मार्शल ने नहीं, मम्मी याद आई है. हेलो या नहीं, उसको बीच में दो लोटप्पा रोहित को. एक જ સેકન્ડમાં વાર ફેંકી દે, આખું પેવેલિયન ટપાડી દે. અહીંયા આપ્યો એટલે મરી ગયો, મોઢા પર બોલાયો. માય ક્વેશ્ચન ઇઝ યા એટલું જ અઘરે છે ને જયારે ફૂલ ટોસ આવતો એટલે આ જ રીતે ફરવું જોઈએ બેટ. વચ્ચે ટોપ પડીને બાઉન્સર થાય આ જ રીતે બેટ ફરવું જોઈએ એક્ઝામિનેશન હોલમાં. એવું નહીં કે આટલું ઊંચું બોલાવે ત્યાં તમે આમ કરો છો. પેલો બોલર દાદાગીરી કરે છે અને તમે આમ કરો છો. હા, what does it mean? आपको पता चलता है? हाँ, एक बार खेल लो, बाद में वो कभी नहीं डालेगा. एक ही बार हिम्मत करनी है. या तो इन केस ऑफ द मार्जिनल रिलीफ, जब बॉर्डर लेवल आप क्रॉस कर रहे हो, बॉर्डर लेवल, in that case only the marginal relief benefit will come into picture. That is number 1. Number 2, मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट का एक ही लाइन में कंक्लूजन ये निकला कि सर मेरी इनकम से ज्यादा मेरा टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए. That is the second logic. बस पूरा थर्ड लॉजिक से नहीं. ये दो चीज आपके बैक माइंड में चलनी चाहिए, तो थोड़ा धीरे धीरे माइंड आपका वाइडर होगा, धीरे धीरे गाड़ी ट्रैक पे आएगी. या तो दिस इज ऑल अबाउट दी पार्टनरशिप फर्म. कंपनी के लिए मैं आपको 1 मिनट में आपके सामने रखता हूँ. अभी मेरे पास 3 मिनट का टाइम है. यहाँ इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहले देख लो कोऑपरेटिव सोसाइटी. आप रहते हो ना जिस सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फलाना हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, या ऐसा होता है, लिखा होता है गेट पे. कोऑपरेटिव सोसाइटी में टैक्स रेट इज पहली 10,000 की इनकम पे नोट, पहली 10,000 की इनकम पे 10%. कितना? 10%. स्लैब है, स्लैब बोल रहा हूं. नेक्स्ट 10,000 यानी कि 10,000 टू 20,000, नेक्स्ट 10,000 पे 20%. कितना? एंड मोर देन 20,000 जितनी इनकम है उस पे 30%. कितना? तो ऐसे याद रखो दोस्त. 10 पहले 10,000 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, और बाद में जितना भी बचा उस पे 30%. फर्स्ट 10,000 10%, next 10,000 20%, and rest of the income 30%. That's it. And surcharge rate would remain same as in case of partnership firm. Partnership में क्या था? If your taxable income up to 1 crore, no surcharge. 1 crore cross हुआ तो 12%. In case of cooperative society, the same rate would be applicable, surcharge. Yeah. आज काफी सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुताबिक चलता है. फॉर एग्जाम्पल अमूल डेयरी, माही डेयरी, तो इसी काफी डेयरी जो चल रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, काफी बड़ा बिजनेस कर रही है, तो दिस रेट वुड बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंगली. या बड़ौदा डेयरी जहां से आपका मिल्क आता है. या नाउ कम टू द पॉइंट. लास्ट इज अ कॉर्पोरेट टैक्स. कॉर्पोरेट में आपको सामने 2 मिनट में रखता हूं. इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. पहले फॉरेन कंपनी का हिसाब खत्म कर लेते हैं. फॉरेन कंपनी की इनकम है, इट इज टैक्सेबल एट द रेट फ्लैट 40%. फ्लैट 1 रुपया इनकम अर्न करे, इन दैट केस 40 पैसा. अगर 1 करोड़ इनकम अर्न किया तो 40 लाख. डायरेक्ट फ्लैट, नो स्लैब. जिस तरह से पार्टनरशिप में फ्लैट 30% है, यहाँ फ्लैट 40%. तो अगर एप्पल वाले यहाँ बिजनेस कर रहे हैं फ्लैट 40%, ओप्पो वीवो वाला यहाँ बिजनेस कर रहा है फ्लैट 40%. ठीक है. फॉरेन कंपनीज इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट 40% फ्लैट. दैट्स इट. डोमेस्टिक कंपनी, हमारी इंडियन कंपनी 4 पार्ट में डिवाइडेड है. 4 पार्ट्स. यहाँ एवरीबडी जो बिग कंपनी है, यहाँ पहले ओल्ड रेट है, ओल्ड रेट पहले देख लेते हैं. 2 ओल्ड रेट है. बिग कंपनी मतलब जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है इन द फाइनेंशियल ईयर 1920. फाइनेंशियल ईयर 1920 में 400 करोड़ से अगर आपका टर्नओवर कम है या तो ज्यादा है, अगर कम है तो टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 25%. छोटी कंपनी के लिए अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 30%. कितना? ईयर इज 25%, ईयर इज 30%. आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो कितना रेट आएगा? आप छोटी कंपनी हो तो 25%. 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30%. दीज आर द ओल्ड रेट. अभी गवर्नमेंट ने 2 न्यू रेट रखा है. क्या इसमें कोई भी कंपनी जा सकती है? गवर्नमेंट बोलती है अगर आपको पता है यहाँ सभी आपको बेनिफिट मिलता है, डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, कुछ और बेनिफिट मिलता है, 80C to 80U का रिडक्शन मिलता है,
ओल्ड रेट में जाना है तो आपको सभी डिडक्शन मिलेगा, जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो कम आएगी, तो रेट ज्यादा है, 25-37, मगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम आएगी क्योंकि यहाँ आपको गवर्नमेंट ने सभी बेनिफिट दिया। तो हेलो, ऑल बेनिफिट विथ हाई रेट्स, आपका रेट ज्यादा 25%, 30%। अगर ये बेनिफिट नहीं लेना आपको 80C to 80U ऐसा कोई बेनिफिट नहीं लेना, डायरेक्ट सर मेरी इनकम कैलकुलेट कर लो टैक्सेबल इनकम, तो इनकम बढ़ जाएगी। तो नो बेनिफिट बट टैक्स रेट कम है। गवर्नमेंट बोलती है अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं चाहिए तो आपके पास से टैक्स रेट हम कम लेंगे, क्या 22% एंड 15%, कितना? अगर आप न्यूली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, अभी आज इंडिया में आप न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट कर दो, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो रेट इज 15%, कितना? ओनली 15%। वेरी गुड। मेक इन इंडिया 15% वाली कंपनी आज बन रही है, एंड वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप नहीं हो तो बाकी सभी कंपनी के लिए द रेट एप्लीकेबल टू यू इट इज 22%। फॉर एग्जांपल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है आपकी तो इट इज 22%। मैं रेट आपको वहां कॉर्पोरेट असेसमेंट में हम पढ़ेंगे, ये चार कंपनी में प्रॉपर्ली डिवाइड करूंगा, मगर अभी आप इतना याद रखो, ओल्ड रेट कंपनी में आज क्या है 25% एंड 30%, न्यू रेट आज क्या है 15% एंड 22%, 15% एंड 22%। क्लियर? या कंपनी का सरचार्ज भी मैं आपके सामने रख दूं, ये चारों के लिए या डोमेस्टिक कंपनी के लिए। इफ योर इनकम इज अप टू 1 करोड़, नो सरचार्ज। 1 crore to 10 crore, surcharge rate is 7%, and more than 10 crore, surcharge rate is 12%. चलो 1 crore up to 1 crore, no surcharge. पार्टनरशिप फॉर्म में भी ऐसा था ही, 1 crore to 10 crore 7%, and more than 10 crore 12%. Surcharge rate would be 12%. फॉरेन कंपनी में आ जाओ, फॉरेन कंपनी में बेसिक रेट इज फ्लैट 40%, surcharge rate would be up to 1 crore, no surcharge. कंपेयर करना, no surcharge. Same 1 crore to 10 crore 2%, वहां कितना था डोमेस्टिक कंपनी में 7%, यहाँ 2%, एंड मोर देन 10 करोड़ वहां था 12%, यहाँ 5%, 2% एंड 5%। क्लियर? 0 to 5, 0, 7 एंड 12, बिग क्लियर। स्लैब विल रिमेन सेम, यानी कि 1 करोड़ वाला वो सब स्लैब सेम रहेगा। अगर एक लाइन में मैं बोलूं तो यहाँ देखो दोनों कंपेयर करूं, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी, अप टू 1 करोड़ नो सरचार्ज, अप टू 1 करोड़ नो सरचार्ज। 1 to 10 यहाँ डोमेस्टिक कंपनी में 7%, यहाँ 2%, मोर देन 10 यहाँ 12%, यहाँ 5%। तो रेट्स में आपको बोलते हैं ना थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। रेट्स क्लियर हो गया, बाद में आपको कैलकुलेशन में कोई ना कोई जगह पे आपको काम आ सकता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ सकता है। या आई होप इट इज क्लियर टू यू, तो सभी हमने बेसिक रेट देखा, सभी का सरचार्ज का रेट देखा, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से सभी केस में एप्लीकेबल है। इट इज 4% ऑफ, अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो बेसिक प्लस सरचार्ज टोटल पे, अगर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है तो 4% ऑफ बेसिक। इट इज दैट। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर डाउट, प्लीज, सेशन इज ओपन फॉर यू। सर फॉरेन का सरचार्ज क्या था, वो नेटवर्क इशू था इसलिए कट हो गया। हाँ, अप टू 1 करोड़ टैक्सेबल इनकम नील, 1 to 10 करोड़ अगर आपकी इनकम आ रही है 2%, एंड मोर देन 10 करोड़ 5%। चलो एक लॉजिकल है यहाँ आर्ग्यूमेंट, हमारी डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज का रेट ज्यादा है 0, 7 एंड 12, यहाँ 0, 2 एंड 5, यहाँ कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेसिक रेट ज्यादा है, बेसिक रेट 40%। बाद में और ज्यादा लगाएंगे तो वो बुढ़िया यहाँ आएगा नहीं, धंधा करने के लिए आएंगे, वो धंधा करने के लिए यहाँ आएंगे। दैट इज द रीजन, थोड़ा लिमिट में रहो। या आई होप इट इज क्लियर।